क्लास 10th इकोनॉमिक्स में अध्याय 4 है हमारी वित्तीय संस्थाएं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन है, यानी कोई संस्था ना होकर वो गैर यानी कोई संस्था ना हो, वित्त प्रदान करने वाली यानी रुपया पैसा प्रदान करने वाली कौन सा साधन है, तो वो हो जाता है महाजन। ठीक है, देसी बैंकर में ये सारे आ जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको आंसर लगाना है बी। इसके बाद देखिए दूसरा, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, यानी एक कौन सी संस्था है जो वित्त देती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी व्यावसायिक बैंक, कमर्शियल बैंक। तीसरा, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, तो हम लोग सभी जानते हैं भारत के केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चौथा देखिए, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, तो राज्य में टोटल केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या 25 है। पांचवा, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है जो लंबे समय तक ऋण प्रदान करती है, तो है भूमि विकास बैंक। 6 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है, तो हम लोग सभी जानते हैं मुंबई को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7वां, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी, 1919 में। देश के अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है, तो ये संख्या है 196। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। आइए इसके बाद हम लोग समझते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। साख अथवा ऋण की आवश्यकता की पूर्ति जो है यहाँ पे क्या होता है, वित्तीय संस्थानों द्वारा की जाती है। जो वित्तीय संस्थान होते हैं, रुपया पैसा जो लेन देन करने वाली जो संस्थाएं होती हैं उसके द्वारा की जाती है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत मात्रा, तो ये कितना है, 30% आंका गया है। तीसरा देखिए, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को यहाँ पे अल्पकालीन यानी कम समय के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। चौथा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, तो हम लोग सभी जानते हैं 1935 में की गई। वित्तीय संस्थाएं किसी देश का क्या होती है, मेरुदंड होती हैं। ठीक है, बैकबोन होती हैं, मेरुदंड आपको भरना है यहाँ पे। 6 नंबर, स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं, स्वयं सहायता समूह में लगभग 15 से 20 सदस्य जो महिलाएं खासकर को होती हैं। 7वां, SHG की बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय। ठीक है, तो ये कौन लेते हैं, तो ये लेते हैं समूह के सदस्य। कौन लेते हैं, समूह के सदस्य ही लेते हैं, समूह के सदस्य आपको भरना है। 8वां, व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक जो है वो 4 प्रकार के जमा स्वीकार करते हैं, हमने देखा है। इसके बाद 9 नंबर, भारतीय पूंजी बाजार वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो ये दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सूक्ष्म वित्त योजना द्वारा छोटे या लघु पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा दी जाती है, नाम से ही स्पष्ट। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। पहला देखिए क्या है, वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं, तो वित्तीय का मतलब क्या होता है, वित्तीय का मतलब होता है रुपया पैसा। ऐसी संस्थाएं जो रुपया पैसा का लेन देन करती हैं, ठीक है, तो वैसी संस्थाएं कहलाती है वित्तीय संस्थान। तो आपको आंसर कैसे लिखना है इसका, तो यहाँ पे देखिए, वित्तीय संस्थाएं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हमारे देश की वे शाखाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, रुपया पैसा धन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। बस यही इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, राज्य की वित्तीय संस्थाओं को कितने भागों में बांटा जाता है, संक्षिप्त वर्णन करें। तो पहले यहाँ पे देखिए, वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, एक राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और एक राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। तो हमें इस राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के बारे में बताना है, तो आपको ऐसे लिखना है, राज्य में मुख्यतः 2 प्रकार की वित्तीय संस्थाएं कार्यरत हैं, यानी कार्य कर रही हैं। पहला है गैर संस्थागत, ठीक है, और दूसरा है संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। तो गैर संस्थागत में देखिए कौन आ जाएगा, महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य। यानी ये जो है ये कोई भी संस्थान नहीं है, यानी सरकार से इनका लेना देना नहीं है। ठीक है, गैर संस्थागत ये है। महाजन भी कोई व्यक्ति है, सेठ साहूकार भी कोई व्यक्ति, ये सारे व्यक्ति होते हैं, निजी व्यक्ति होते हैं।
जबकि ये सारे संस्थान होते हैं। बैंक हो गया, सहकारी समितियाँ हो गई, भूमि विकास बैंक हो गया। यही आपको लिखना है, इसे ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पे देखिए साख और ऋण का मतलब होता है उधार। किसानों को उधार लेने की आवश्यकता, ऋण लेने की आवश्यकता क्यों होती है, उसका कारण बताना है। तो हमें ऐसे करना है आंसर। देखिए किसानों को साख अथवा ऋण लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि अधिकांश किसान छोटे या सीमांत श्रेणी के होते हैं, ठीक है, जिनके पास आय की कमी है तथा वे बचत नहीं के बराबर कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप कृषि एवं उसके संबंधित उद्योग में अपेक्षित निवेश नहीं कर पाते हैं, अतः ऋण की आवश्यकता पड़ती है। तो यही कारण आपका हो जाता है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या है, व्यावसायिक बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो है, कितने प्रकार की जमा राशि यानी धन को जमा कितने प्रकार की वो स्वीकार एक्सेप्ट करते हैं, वो हमें बताना है संक्षिप्त विवरण। तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है। देखिए यहाँ से आपको लिखना है व्यावसायिक बैंक प्रायः 4 प्रकार के जमा राशि स्वीकार करते हैं। पहला है अस्थायी जमा, फिक्स डिपॉजिट, यानी एक फिक्स अवधि के लिए जमा किया जाता है और उसके बाद आप बीच में इसको नहीं, अपना पैसा नहीं निकाल सकते, जैसे कि 1 वर्ष। देखिए तो यहाँ तक आपको लिखना है, फिक्स डिपॉजिट हो गया। दूसरा है चालू जमा, करंट डिपॉजिट, तो यहाँ तक आपको लिखना है। तीसरा है संचयी जमा, तो यहाँ अब इसके बाद चौथा है आवर्ती जमा, तो इसको यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। पांचवा देखिए क्या है प्रश्न, सहकारिता से आप क्या समझते हैं। तो ये रहा सहकारिता, इसे कोऑपरेशन कहा जाता है। यहाँ से प्रारंभ करना है। सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं, ठीक है। 2 व्यक्ति हो गए, 2 व्यापारी हो गए, जब वो व्यापार करते हैं एक साथ आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर, तो वो कहलाती है सहकारिता। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिससे मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। वही बात हो गई। तो यहाँ से आपको यहाँ तक करना है। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्या है, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप क्या समझते हैं। तो ये रहा, आपने अक्सर देखा होगा गाँव में जो महिलाएं होती हैं एक समूह का निर्माण करती हैं, जो उसमें कुछ रुपए जमा करती हैं, वही होता है स्वयं सहायता समूह। यहाँ से करना है, स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15-20 व्यक्तियों खासकर महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है जो बचत तथा बैंक में लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों की पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यानी वो जो समूह में जो व्यक्ति जुड़े होते हैं वो ऋण आसानी से ले सकते हैं। विकास गतिविधियाँ चलाकर गाँवों का विकास और महिला सशक्तिकरण में योगदान करते हैं। तो यही होता है स्वयं सहायता समूह। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। 7वां देखिए क्या प्रश्न है, भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई, संक्षिप्त हमें वर्णन करना है। तो हमें यहाँ से करना है, भारत में पिछली शताब्दी के प्रारंभ से ही निर्धन और कमज़ोर वर्ग के लोगों के उत्थान एवं किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने में उद्देश्य से सहकारिता समितियों की स्थापना पर जोर दिया गया। इसके लिए सर्वप्रथम 1904 में एक सहकारिता साख समिति का विधान पारित हुआ। तो कैसे हुई, निर्धन और कमज़ोर लोगों को यानी किसानों को सस्ती दर पर ऋण यानी जो रुपया पैसा होता है, उधार होता है, उसको उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये प्रारंभ किया गया 1904 में। तो यहाँ तक आपको करना है। इसके बाद देखिए 8वां क्या है, सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित कीजिए। तो इसको हमें यहाँ से करना है सूक्ष्म वित्त योजना द्वारा गांव, कस्बा और ज़िला में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराया जाता है। इससे छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान होती है, ठीक है। तो ये कहलाती है सूक्ष्म वित्त योजना, यानी इसमें काफ़ी कम मात्रा में ऋण दिया जाता है, यानी साख दिया जाता है। किसको, जो गरीब परिवार है उसको। इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहला देखिए, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो रुपया लेन देन का कार्य करती है संस्थान किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा जाता है, वर्णन हमें करना है। तो सबसे पहले हमें वित्तीय संस्थान की परिभाषा करनी है। तो यहाँ से आपको करना है ये सारे लिखते हुए यहाँ तक, ठीक है। अब ये कितने भागों में बांटा गया है तो वो लिखते हुए आपको यहाँ से करना है। वित्तीय संस्थान के प्रकार ये 2 भागों में बांटा जाता है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएँ। तो राष्ट्रीय में हो जाएगा, देखिए राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ, इसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ तक लिखना है, ठीक है। और दूसरे में है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं, तो इसके बारे में आपको लिखना होगा, पहला गैर संस्थागत, दूसरा है संस्थागत, ये सारे आपको लिखना है,
दूसरा देखिए क्या प्रश्न है, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोतों के कार्य का हमें वर्णन करना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से करना है। देखिए संस्थागत वित्तीय स्रोतों के निम्नलिखित रूप हैं, ठीक है, जो राज्य स्तरीय हैं। तो संस्थागत वित्तीय स्रोतों के निम्नलिखित रूप है। पहला है सहकारी बैंक, दूसरा है प्राथमिक सहकारी समितियाँ, तीसरा है, इसमें से आपको थोड़ा सा छोटा करके ही लिखना है, तीसरा भूमि विकास बैंक, चौथा है व्यावसायिक बैंक, ठीक है, और पांचवा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और 6 नंबर है आपका नाबार्ड। इसके बाद तीसरा देखिए क्या है, व्यावसायिक बैंक की प्रमुख कार्यों का हमें विवेचना करना है। जो कमर्शियल बैंक होते हैं उसके कौन कौन से मुख्य कार्य हैं वो बताना है। तो आपको ऐसे लिखना है, व्यावसायिक बैंक के कार्य निम्नलिखित है। पहला है जमा राशि को स्वीकार करना, दूसरा ऋण प्रदान करना, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य, और जिनमें से मुख्य रूप से आपको ये भी लिख लेना है जिसका मुख्य, और इन सभी में व्यावसायिक बैंकों का सबसे मुख्य कार्य जो है यहाँ से यहाँ तक करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये पहले लिखना है उसके बाद ये। इसके बाद देखिए चौथा क्या है, सहकारिता के मूल तत्व क्या हैं, राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। सहकारिता क्या होती है, कुछ लोगों द्वारा जब आर्थिक क्रियाकलापों को मिलजुल कर चलाते हैं, बढ़ाते हैं, विकास करते हैं, वो सहकारिता कहलाती है, ठीक है। तो इसके मूल तत्व बताना है, और राज्य के विकास में इसकी क्या भूमिका होती है। तो आर्थिक विकास होगा तो लोगों की क्या होगी, भलाई होगी, ठीक है, देश प्रदेश का विकास होगा। तो पहले हम मूल तत्व इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सहकारिता, कोऑपरेशन, मूलभूत तत्व। तो इसके 3 मूलभूत आधार सिद्धांत। पहला है ये, एक तो यहाँ, तो पहला देखिए क्या है, एक तो यहाँ संगठन की सदस्यता, जो सदस्यता होती है वो स्वैच्छिक होती है, लोग अपनी इच्छा से सहकारिता संगठन सदस्य बनते हैं, उन पर कोई बाहरी बंधन दबाव नहीं हो। दूसरा है इसका प्रबंधन एवं संचालन क्या है, वो जनतंत्रात्मक आधार होता है। इसके सदस्यता के बीच पूंजी, हैसियत अथवा किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीसरा है इसके आर्थिक उद्देश्यों में नैतिक और सामाजिक तत्व भी शामिल होते हैं। तो ये तीनों आपको ही लिखना है। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, स्वयं सहायता समूह में महिलाएं किस प्रकार अहम भूमिका निभाती हैं, वर्णन हमें करना है। तो पहले आपको ये लिखना है, इसमें कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं, महिलाएं शामिल होती हैं, किस लिए शामिल होती हैं, ये पूरा लिखना है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा ये भी लिख लेना है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा ये लिखना है, स्वयं सहायता समूह यह ग्रामीण क्षेत्र में 15-20 व्यक्तियों का एक समूह है जो बैंकों के लघु ऋण लेकर पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं एवं गाँव के विकास में अपना योगदान करते हैं।